तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एसएससी आइडिया पर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो कि मोस्टली रिपीटेड हो रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो चलिए हमारे वीडियो को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा किसके रूप में होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सरल लोलक धीमा होता है। एक सरल लोलक धीमा होता है तो उसकी गतिज जो ऊर्जा होती है वो अंत में जाकर रुक जाता है, तो इसकी ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होती है वो कहाँ चली जाती है? तो वो गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। तो फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। ये कहाँ पाई जाती है? कान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट क्यों जाता है? तो हम जानते हैं कि जब वायुमंडल होता है तो उसका वायु दाब जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वो घटता है। तो जब वायुमंडल गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा तो उसमें भरी जो हाइड्रोजन गैस है, तो उस वो गैस पर वायु दाब कम होगा तो वो जो गुब्बारे की जो दीवारें हैं उन पर बल लगाएगी। बल लगाने के कारण गुब्बारा फट जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? पानी का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन, जैसे पानी से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हाइड्रो एक तरीके से आता ही है, तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। हाइड्रोफोन आप समझ ही सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन छोटी आवाज़ों को सुनने के लिए होता है, तो इसी प्रकार माइक्रोफोन की जैसे ही हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन क्या होता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के काम में आता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को मंदक के रूप में क्या उपयोग में लिया जाता है? तो न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में क्या उपयोग में लिया जाता है? D2O यानी कि भारी जल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो वो जीव सर्वविदित केंचुआ वो जीव है जो कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। आपने केंचुआ पालन के बारे में सुना होगा। अच्छी खेती के लिए केंचुआ पालन जो किया जाता है जैविक खेती के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो ये कैंसर है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अटपटा सा आपको लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो ल्यूकेमिया है ये एक ब्लड कैंसर है। तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है जो कि अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा को क्या करता है? प्रभावित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो विषाणु के द्वारा बहुत सी बीमारियां होती हैं वैसे तो, लेकिन उस क्वेश्चन में ऑप्शन में पोलियो सही था विषाणु के द्वारा होने वाली की, तो यहाँ पर पोलियो दिया गया है। इस तो आपको हमेशा ये नहीं करना है कि विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है कौन सी है, पोलियो पोलियो ना हो तो आप उसका आंसर इनमें से कोई नहीं लगा दें। आपको पोलियो से होने वाली बीमारी ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके लिए सॉरी विषाणु से होने वाली बीमारियां ध्यान रखनी पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे लिए पेय है? तो किस अम्ल की उपस्थिति हमारे लिए पेय है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। HCl हमारे लिए पेय होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परिशोधक का प्रयोग किसके लिए काम में आता है? किस चेंजिंग के लिए काम में आता है? तो परिशोधक ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। परिशोधक क्या करता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा कि बिजली से चलने वाला साधन, लेकिन ऑप्शन में यही था तो आपको इसी पर टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है? निरपेक्ष शून्य ताप पर अणुओं की गति क्या होती है? रुक जाती है। आणविक गति रुक जाती है निरपेक्ष शून्य ताप पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक फोटो विद्युत सेल क्या करता है? एक फोटो विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फोटो सेल क्या होता है? फोटो यानी फोटोन। जो फोटोन किससे संबंधित होते हैं? प्रकाश से। तो फोटो सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व कितनी प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो कितनी प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा।
कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की किरणें रेडियोधर्मी तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व छोड़ते हैं। साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है, तो साबुन का डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है। और साबुन प्रकृति कैसी होती है साबुन की खुद की? तो साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? डिक्टाफोन के द्वारा, यानी कि डिक्टाफोन के द्वारा क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो मानव शरीर के किस भाग को अबिंदुकता प्रभावित करती है? तो आप अबिंदुकता किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है, दृष्टि दोष से संबंधित है, तो आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? सबसे बड़ा जहरीला सांप पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर सबसे बड़ा और जहरीला सांप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। HIV संबंधित है, तो HIV किससे संबंधित है? HIV संबंधित है एड्स से। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और यहाँ पर HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क जो सेल होता है उसमें कार्बन की छड़ किसका कार्य करती है? एनोड का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी है जो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर या परमाणु क्रमांक पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? तो दू में ऊ आ रहा है, तो ऊ यानी उत्तल, तो उत्तल लेंस इसमें काम में लिया जाता है दूरदृष्टि दोष में। और दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं निकट दृष्टि दोष को? मायोपिया। और इसके लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? इसके लिए लेंस काम में लेते हैं अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा? अवतल। और दूर दृष्टि दोष के लिए तो दो में ऊ है, तो ऊ यानी उत्तल लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर यानी कि प्राकृतिक ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो किसी गैस के 1 मोल का आयतन प्राकृतिक ताप और दाब पर कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। अब एल्केन्स का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन्स का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। सॉरी, यहाँ पर CnH2n है। CnH2n किसका होता है? CnH2n होता है CnH2n एल्कीन का। और CnH2n-2 किसका होता है? एल्काइन का। तो ये याद रखिएगा, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। ये 2n+2 है नीचे पादांक के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन, जिसे हम यूज में लेते हैं श्वास के रूप में। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हरित लवक है, आप हरित लवक के बारे में भी याद रखिएगा कि हरित लवक की भी भूमिका होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वास के रूप में लेते हैं पेड़ पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी भूमिका होती है। और सूर्य के प्रकाश में ये प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन स्विट्जर जानवर है? तो कौन स्विट्जर जानवर है? छिपकली। छिपकली शीत जो रक्त जानवर है, सॉरी, शीत रक्त जानवर कौन सा है? छिपकली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी कहलाती है? क्षोभमंडल। और सबसे बाहरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल, और सबसे जो निम्नतम परत है वो कौन सी है? क्षोभमंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कब निकलती है? जब सोडियम को जल में डालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परमाणु बम की खोज किसने की? तो परमाणु बम की खोज किसने की? ओटो होन ने। ओटो होन ने कब की? 1941 में। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई 1941 में पूछेगा भाई परमाणु बम की खोज किसने की। अधिकतर वैज्ञानिक का नाम पूछता है, तो किसने की थी? ओटो होन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वयं कणों का वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ का यानी कि ऊष्मा का एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर द्वारा जो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब एक कण दूसरे कण में ऊष्मा का जो संचरण करता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जूल किसकी इकाई है? तो जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया कहाँ पाई जाती है? टांग में। टांग में पाई जाती है कौन सी हड्डी? अस्थि टीबिया। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः
धातु होते हैं। तो कौन कौन सी धातुएं होती हैं? लोहा तथा क्रोमियम होते हैं साधारण कार्बन स्टील में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित पिंड की ऊंचाई मापी जा सकती है। कौन सा उपकरण है वो? अल्टीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है। तो भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, उससे कम सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो ये कैसा दिखेगा? काला। लाल फूल को हरे शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये काला दिखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइसक्रीम एक उदाहरण है, तो आइसक्रीम किसका उदाहरण है? आइसक्रीम उदाहरण है निलंबन का। निलंबन का उदाहरण है आइसक्रीम। इसके लिए आपको इमल्सन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कोलाइड का चैप्टर इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं अगले क्वेश्चन। पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है। पौधों की आयु का मापन कैसे किया जा सकता है? उसके तने की बलियों की अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। उसके तने के बलियों की अनुप्रस्थ काट की गिनती करके उसकी आयु का मापन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। अगले क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।